तो बच्चों ये हमारे सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम चैप्टर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे विच इज व्हाई डेमोक्रेसी। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं एंड इवन केस स्टडीज भी। तो हम अब व्हाई डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वो कैसे डिस्कस होगा, डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स को देख के, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख के। अब जैसा कि दुनिया में चला आ रहा है, लोग बुराई पहले देखते हैं, अच्छाई बाद में देखते हैं, आजकल की दुनिया का वही असूल है, तो हम लोग भी उसी के बेसिस पे चलेंगे। हम लोग पहले डीमेरिट्स देख रहे हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस। सॉरी। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, लीडर्स कीप चेंजिंग, इट्स लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। लीडर्स हर 5 साल में चेंज होते हैं, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी, जिससे कि कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, जिससे कि लोग बच्चों इसको आप ऐसे समझिए, अगर आपका स्कूल हर साल चेंज किया जाए या हर 2 साल में चेंज किया जाए, क्या आपकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आपको फिर नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, फिर नया सिलेबस रीड करना पड़ेगा। तो एक स्टेबिलिटी होना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्शन पूरा एक स्कूल में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन पूरा एक स्कूल में पढ़ते हैं। यानी कि अगर आप स्कूल में जाते हो तो मैक्सिमम आप 10 to 12 ईयर्स वहां पे स्पेंड करते हो। अगर आपका हर साल या हर 2 साल में स्कूल चेंज कर दिया जाए तो आपकी पढ़ाई में भी इफेक्ट होगा और आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव नहीं होगी। तो ये तो इतना बड़ा देश है, अगर इस देश की बार बार गवर्नमेंट बदलेगी तो उस देश में स्टेबिलिटी आना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, पिछले 5 साल पहले कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी सरकार आ गई। अब बीजेपी सरकार रूल करेगी, क्या पता अगले साल फिर कोई नई सरकार आ जाए। तो इससे स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है कंट्री में। दूसरा हमारा पॉइंट है, इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, नो स्कोप फॉर मोरालिटी। सभी पॉलिटिकल कंपटीशन में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि कोई नॉर्मल सिटीजन्स के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता है। सबको यही सोचते हैं कि हम सिटीजन्स को ब्राइब करेंगे और उनसे फॉल्स प्रोमिसेस कर लेते हैं। फॉल्स प्रोमिसेस मतलब कि जब आपने देखा होगा इलेक्शन का टाइम रहता है तो सब लोग इलेक्शन कैंपेन करते हैं, इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऐसे आप हमको वोट देंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो इलिटरेट लोग हैं, जो लोग नीडी पीपल है, वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग भारी भरकम मात्रा में जो फेक प्रोमिसेस करते हैं वो उस लीडर को वोट दे देते हैं, और ये उम्मीद में कि वो लीडर अगर पावर में आता है तो वो उनके लिए कुछ करेगा, उनके बेनिफिट के लिए कुछ करेगा और उनकी वो कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। So many people are consulted in democracy, it leads to delays. President, Vice President, Prime Minister, Home Minister, Finance Minister, Supreme Court, इतने सारे लीडर्स होते हैं डेमोक्रेसी में। सीएम, कमिश्नर, आपका कलेक्टर, इतने सारे पोस्ट होते हैं कि हर किसी से कंसल्ट होना पड़ता है। कोई भी अगर अच्छा लॉबी निकाल रहे हैं, कोई ऑर्डर इशू करवाना है, तो इतने सारे लोगों से कंसल्ट होते होते वो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिले हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे छत्तीसगढ़ का बिलासा एयरपोर्ट, जो कि प्रॉमिस किया गया था 2004 में कि बिलासा एयरपोर्ट बनाया जाएगा, लेकिन उस पे ऑर्डर इशू की कंफर्मेशन कब इशू हुआ? 2022 में। मतलब आप एक इमेजिन करिए, कहने को इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन एक एयरपोर्ट बनाने के ऑर्डर को इशू होने में 18 साल लग गए। तो डेमोक्रेसी बहुत ही ज्यादा डिलेस को रिजल्ट करती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू द बैड डिसीजंस। अब सभी को पता है, अगर हम इलिटरेट लोगों को अगर लीडर बनाएंगे तो क्या होगा? इलिटरेट लोग पीपल के इंटरेस्ट को समझ ही नहीं पाते हैं, पीपल के इंटरेस्ट को जान ही नहीं पाते हैं, जिससे कि वो बैड डिसीजंस को लीड करते हैं। आप ऐसा सोचिए, बिहार अभी एजुकेशन के मामले में पूरे इंडिया में सबसे पीछे है। क्यों है? क्योंकि 15 साल बिहार में किसी अनएजुकेटेड आदमी ने रूल किया था, किसी अनएजुकेटेड पर्सन ने रूल किया था। इस कारण बिहार एजुकेशन के मामले में इतना पीछे हो गया।
तो लीडर्स जो हम इलेक्ट कर रहे हैं उनको हमारे इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो वो डिसीजन कैसे लेंगे? अगर आपको आपके इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं है तो मेजर डिसीजंस वो ले ही नहीं सकते। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। अब डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वो अपने आप को हाईएस्ट पावर समझते हैं कि मतलब हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो वो करप्शन को लीड करते हैं। जैसे कि बिहार में फॉडर स्कैम आपको पता होगा, लालू प्रसाद यादव ने किया था कि जानवरों के लिए जो चारा आता था उस पे उन्होंने घोटाला किया था। तो ये होता है करप्शन। मान लीजिए जब पॉलिटिकल कंपटीशन चलता होता है, इलेक्शन का समय होता है, तब बड़े बड़े बिजनेस फर्म से ये जो इलेक्टोरल पार्टीज है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो फंड्स लेती हैं और जब वो इलेक्शन जीत जाती है तो चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन वो उस बिजनेस फर्म्स को बहुत ज्यादा फेवर करती है। एंड इवन वो अगर अपनी परिवार को या फैमिली मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा फेवर करते हैं, तो ये भी एक तरीके का करप्शन है। तो डेमोक्रेसी ऑल्सो लीड्स टू करप्शन। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट्स गुड फॉर देम। अब जो लोग 1000 रुपए में 500 रुपए में बिक जा रहे हैं वोट देने के लिए, उनको कैसे पता होगा कि क्या चीज उनके लिए अच्छी है? आज इंडिया में स्पेशली ये होता है, कोई अगर पॉलिटिकल लीडर आके 500-500 बांट दिया, लोग उनको वोट दे देते हैं। ये बिना सोचे समझे वो लिटरेट है कि नहीं, वो एलिजिबल है कि नहीं, क्या वो सही रहेगा उसको वोट देना, क्या वो करप्शन तो नहीं करेगा, ये सब बिना सोचे समझे सिर्फ पैसे के लिए ऑर्डिनरी पीपल उसको वोट दे देते हैं। या तो अगर उनको पैसे नहीं भी मिल रहे हैं तो वो फेक प्रोमिसेस में आ जाते हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो अनएजुकेटेड है, जो नीडी पीपल है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इनके फेक प्रोमिसेस में आ जाते हैं कि आप हमको लीडर बनाओ, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये सारे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की बुराई तो कर ली हमने, पर अब कुछ अच्छाई भी मैं आपको बता देती हूँ डेमोक्रेसी के मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कंट्री में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें चाइना फेमाइन को समझना पड़ेगा। चाइना में 1958 में एक महामारी आई थी जो कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गंदी महामारी थी, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन वही फेमाइन आधे मात्रा में इंडिया में भी आई थी, लेकिन इंडिया में कोई भी बड़ा लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने फूड स्कैर्सिटी को, खाने की जो अवेलेबिलिटी है उसको मेंटेन रखा, खाने की कमी नहीं होने दी, स्कैर्सिटी नहीं होने दी, जिससे कि वहां के लोग बहुत ही अच्छे से इस फेमाइन से निकल गए। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया? चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई भी अकाउंटेबिलिटी होल्ड नहीं की, कोई भी अपने सिटीजन्स के लिए कुछ भी नहीं किया। इस कारण वहां पे इतना ड्रेडली फेमाइन आया था। तो हमारे कंट्री में जो कुछ भी होता है उसके लिए कौन अकाउंटेबल होती है? गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसा कि हमने डीमेरिट्स में डिस्कस किया था कि बहुत सारे लीडर्स होते हैं, डिसीजन लेने में टाइम लगता है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग पावर भी इम्प्रूव होती है कि हर किसी के अलग अलग ओपिनियन। मान लीजिए किसी को नया लॉ पास करना है, प्रेसिडेंट के दिमाग में मुझे नया लॉ पास करना है, वो किससे कंसल्ट करेगा? वाइस प्रेसिडेंट से, फिर प्राइम मिनिस्टर से, फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जूरी मेंबर्स से, उसके हेड से, चेयरपर्सन से। तो इतने सारे लोग जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हर किसी के थॉट्स, हर किसी की क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, आइडियाज अलग होते हैं। तो हर किसी के आइडियाज मैच करके एक डिसीजन पे उन लोग पहुंचते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है वो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इट प्रोवाइड्स मेथड्स टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब एक इतने बड़े देश में डिफरेंसेस तो होंगे ही, क्योंकि अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग थिंकिंग के लोग रहते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस तो होंगे ही। तो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को भी कौन ओवरकम करती है?
डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक मेथड्स प्रोवाइड करती है, वहां की जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी लेती है कि कंट्री में जितने भी डिफरेंसेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसको हमें सेटल डाउन करना है। इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, मतलब कि ये सिटीजन्स को एक रिस्पेक्ट देती है, सिटीजन्स को एक डिग्निटी प्रोवाइड करती है। सिटीजन्स जब वोट कास्ट करते हैं तो उनके मन में भी ऐसा आता है कि हाँ मेरे हाथ में भी कुछ है, मैं वो पावरफुल महसूस करते हैं। इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, तो मान लीजिए आपने गलती से कभी कोई गलत पार्टी को चूज कर भी लिया गवर्नमेंट के तौर पे, तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो बाय नॉट चूजिंग दैट पर्टिकुलर पार्टी इन नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो आई होप आपको प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सारे केस स्टडी क्लियर हो गए होंगे। इस वाले वीडियो में हमने वाई डेमोक्रेसी को डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, साथ ही साथ उसके डीमेरिट्स एंड मेरिट्स को भी डिस्कस किया। तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं है, हम उसको चूज करते हैं और ताकि वो हमारे लिए काम करे। एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है जो कि अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। फॉर द पीपल का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी पीपल के लिए काम करेगी। ऑफ द पीपल का मतलब क्या है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो पीपल की ही है। और बाय द पीपल का मतलब क्या है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो पीपल के द्वारा ही इलेक्ट की गई है। तो वो उस पार्टी की या उस रिप्रेजेंटेटिव के दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि उसको सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए काम करना है, क्योंकि वही आम आदमी ने, वही सिटीजन्स ने उसे इलेक्ट किया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।